अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी सामीन और नाजरीन सही सलामत होंगे। तो आज हम बात करेंगे नरेशन की। नरेशन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर किसी एस्पिरेंट को समझना ज़रूरी है। अगर हम एसएसबी की बात करें, हम एसएससी की बात करें या किसी भी रिक्रूटिंग एजेंसी की बात करें, तो इस टॉपिक के हवाले से हमेशा क्वेश्चंस तो बनते हैं। या अगर हम क्लास 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं जो कि बोस के तहत जो ज़ैर तालीम है, तो उनके सिलेबस में भी ये टॉपिक होता है और इस टॉपिक के हवाले से उनको भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लिहाजा क्लास 10th से लेके बराबर तब तक जब तक आप किसी भी जॉब की तलाश में रहते हैं, इस टॉपिक के हवाले से हमेशा और हर जगह क्वेश्चंस तो बनते हैं। लिहाजा हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस टॉपिक को इस तरह समझें ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे न छूट जाए। तो लिहाजा आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, और आने वाले जो भी नरेशन के हवाले से वीडियो होंगे आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा ताकि इस टॉपिक पे हम पूरी ग्रिप हासिल करें, ताकि हमसे कोई भी क्वेश्चन छूट न जाए। और इस हवाले से जितने भी क्वेश्चन जो एसएसबी है, एसएससी है या कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी पूछे तो हम वो ज़रूर करने चाहिए। तो चलिए आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा, हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है नरेशन। इस वीडियो में हम बिल्कुल आराम से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अच्छी तरह से समझ जाइए, और फिर इसके बाद लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं ताकि हम उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। तो नरेशन, देखिए, नरेशन की बात हो या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की बात हो, ये तो एक ही टॉपिक के दो नाम है, नरेशन, direct and indirect speech. These are the two different names of the same topic. लेकिन कभी कभार एग्जाम में नरेशन नहीं लिखा होता है। Sometimes we find that there is a different name mentioned in the syllabus. For example, सिलेबस में अगर हो रिपोर्टेड, देखा भी हमने सिलेबस में होता है, कभी कभार सिलेबस में लिखा हुआ होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर सिलेबस में रिपोर्टेड स्पीच भी लिखा हो तो स्टिल यू शुड कंसिडर इट नरेशन। ये नरेशन का ही तीसरा नाम है। तो नरेशन की बात हो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो या रिपोर्टेड स्पीच की बात हो, ये तीन तो एक ही टॉपिक के तीन डिफरेंट नाम है जिसको हम नरेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए आप आगे बढ़िए मेरे साथ। देखिए, there are two different ways in which we can report the words of a speaker. अगर आप स्पीकर हैं, मान लीजिए मैं आपको एक स्पीकर के तौर पर लेता हूं यहां पे, और आपने कोई स्टेटमेंट यहां पे किया है। यू मेड अ स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा है माई फादर इज अ टीचर। सपोज करते हैं कि यहां पर मैं लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल ए सेड, कोई ए शख्स है और उसने कहा है, यहां पर मैं लिखता हूं ए सेड कि माई फादर इज ए टीचर। मान लीजिए कि ए ने कहा है कि माई फादर इज ए टीचर। अब ये जो स्टेटमेंट किसका है, ये ए का स्टेटमेंट है। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहता हूं, ये किसका स्टेटमेंट है, ये ए का स्टेटमेंट है, माई फादर इज ए टीचर। अब इसी स्टेटमेंट को हम नेक्स्ट पर्सन तक पहुंचाना चाहते हैं। यानी ए ने कहा है माई फादर इज ए टीचर, और किसको कहा है, मुझे कहा है। यानी ए ने कहा है माई फादर इज ए टीचर, तो वो बन गया है स्पीकर और मैं इसका लिसनर बन गया, क्योंकि मैंने खुद अपने कानों से सुना है ए सेड माई फादर इज ए टीचर। यानी ए के जो स्टेटमेंट है वो क्या है, माई फादर इज ए टीचर। तो ए इज स्पीकर एंड आई एम लिसनर, क्योंकि मैंने सुना है ए का स्टेटमेंट माई फादर इज ए टीचर।
यहां तक तो होप यहां तक आपने समझा होगा, क्योंकि ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि चाहे हम डायरेक्ट स्पीच की बात करें या इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें, इसमें यूजुअली 3 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें 3 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है स्पीकर, उसके बाद होता है, एक तो याद रखिएगा, एक तो होता है जो फर्स्ट होता है वो होता है एस यानी स्पीकर, सेकंड जो होता है वो होता है L1 यानी लिसनर फर्स्ट, और जो थर्ड होता है वो होता है L2 यानी लिसनर सेकंड। ध्यान दीजिएगा, अब जो हमारा स्पीकर है वो कौन है? फर्स्ट, यानी फर्स्ट कौन है? स्पीकर है। स्पीकर कौन है? स्पीकर ए है। ए ने क्या कहा है? माई फादर इज ए टीचर। तो ये किसने सुना है? ये सुना है L1 ने, यानी लिसनर 1 ने, वो मैं खुद हूं। तो अब मैंने क्या सुना? माई फादर इज ए टीचर। अब मैं इसी स्टेटमेंट को L2 तक यानी लिसनर 2 तक पहुंचाना चाहता हूं, यानी मैं आप तक इस स्टेटमेंट को पहुंचाना चाहता हूं। और स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है माई फादर इज ए टीचर। ये इसलिए मैं आपको बार बार ये कहता हूं क्योंकि ये आपने समझ लिया है तो मसला खत्म, आप समझ गए पूरी नरेशन। तो ए का स्टेटमेंट है माई फादर इज ए टीचर। हु इज द लिसनर? मैं हूं इसका लिसनर। और लिसनर 2 कौन है? वो आप है। अब देखिए, अब ये सारी जिम्मेदारी मुझ पे है कि अगर मैं चाहूं तो मैं एक स्टेटमेंट को डायरेक्ट नरेशन के तौर पर रिपोर्ट कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं स्पीकर के वर्ड्स को इनडायरेक्ट नरेशन के तौर पर रिपोर्ट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने ऊपर इसीलिए कहा है देयर आर 2 ways in which we can report the actual words of speaker। स्पीकर के वर्ड्स जो है ना, वो जो लिसनर होता है, लिसनर उन स्पीकर के वर्ड्स को 2 तरह से आगे बढ़ा सकता है। रिपोर्ट का यहां माने होता है आगे बढ़ाना, किसी तीसरे शख्स तक पहुंचाने को रिपोर्ट कहते हैं। तो स्पीकर ने क्या कहा था? माई फादर इज ए टीचर। अब मैंने क्या सुना है? बिल्कुल माई फादर इज ए टीचर, मैंने वही सुना है जो ए ने कहा। लेकिन अब मैं चाहूं तो इसको आगे रिपोर्ट कर सकता हूं एज डायरेक्ट स्पीच, तो मैं चाहूं तो इसको रिपोर्ट कर सकता हूं आगे इनडायरेक्ट स्पीच। याद रखिएगा, अब मसला क्या है? डायरेक्ट स्पीच अब किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच को किसको कहते हैं, ये आपको यहां पे जरूर समझना होता है। अब ए ने क्या कहा है, जरा आप मुझे बताइए, ए ने क्या कहा? ए ने कहा है माई फादर इज ए टीचर। सुना किसने? मैंने सुना है माई फादर इज ए टीचर। अगर मैं आप तक ये पहुंचाता हूं और आपसे क्या कहता हूं, ओ भाई, ए सेड माई फादर इज ए टीचर, यानी मैं यहां पे ईमानदारी करता हूं एक स्टेटमेंट के साथ। मैं बिल्कुल कोई दयानत यानी कोई बेईमानी स्टेटमेंट के साथ नहीं करता हूं। मैं पूरी की पूरी ईमानदारी दिखाता हूं। जैसा स्टेटमेंट मैंने ए से सुना था वैसा ही स्टेटमेंट मैं आप तक पहुंचाता हूं, विदाउट चेंजिंग टेंस, विदाउट चेंजिंग कॉमा और विदाउट चेंजिंग एनी वर्ड। मैं डायरेक्टली वही रिपोर्ट करता हूं आप तक जो मैंने खुद सुना है। किससे? ए से। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो अब क्या हो गया डायरेक्ट स्पीच? कि जब किसी स्पीकर का स्टेटमेंट हो और वो किसी तीसरे शख्स तक पहुंचाया जाए, बराबर वैसे ही जैसे वो स्पीकर का स्टेटमेंट था, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट को हम कैसे पहचाने? होप कि डायरेक्ट स्पीच आपने समझा है। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में क्या होता है देखिए, या इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, हम दोबारा लेते हैं इसी मिसाल को। ए ने क्या कहा था? ए ने कहा था माई फादर इज ए टीचर। तो ये किसने सुना है? ये मैंने सुना है। क्या मैंने सुना है? माई फादर इज ए टीचर। अब मैं जब ये L2 यानी लिसनर 2 तक इस वर्ड्स को, इस स्टेटमेंट को पहुंचाता हूं, या मैं इसको आप तक पहुंचाता हूं, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या मैं करता हूं, मैं स्पीकर के सेंस को बराबर रखता हूं। स्पीकर के जो स्पीकर का जो स्टेटमेंट था, द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, आई डोंट चेंज द टेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, यानी मैं स्पीकर के टेंस स्टेटमेंट का टेंस जो है वो चेंज नहीं करता हूं, रादर आई सिंपली चेंज द वर्ड्स ऑफ द स्टेटमेंट।
मैं सिंपली स्टेटमेंट के वर्ड्स को चेंज करता हूं, बिकॉज टेंस डज नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच. यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट. टेंस डज नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच. टेंस ऑलवेज रिमेन्स सेम. तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज नहीं होता है. अब देखिए, इन इनडायरेक्ट स्पीच ओनली वर्ड्स गेट चेंज्ड. अब ध्यान दीजिए, व्हाट वाज द स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट वाज माय फादर इज ए टीचर. अब मैंने सुना है माय फादर इज ए टीचर. अब क्या करता हूं, मैं आप तक इसको पहुंचाता हूं एज इनडायरेक्ट नरेशन. अब मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं, अब यहां पे याद रखिएगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए. अब मैं आपको कहता हूं A said that his father was a teacher. असल में स्टेटमेंट क्या था? असल में स्टेटमेंट था A said my father is a teacher. याद रखिए, डू रिमेंबर दिस इज द एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर. एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, माई फादर इज ए टीचर. तो जब हमने इसको डायरेक्ट नरेशन के तौर पर फॉरवर्ड किया तो मैंने बिल्कुल कहा है माई फादर इज ए टीचर. बट व्हेन आई रिपोर्ट द सेम सेंटेंस एज इनडायरेक्ट नरेशन, तो ये क्या बन जाता है? A said that his father was a teacher. Now, what are the changes that occurred while converting direct speech into indirect speech? अब जब हमने my father is a teacher डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो कौन कौन से चेंज यहां पे आ गए? देखिए, A said ये तो बिल्कुल सेम है, बट आफ्टर A said there are commas. याद रखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो मैं आगे आपको बता देता हूं इंशाल्लाह. इनडायरेक्ट स्पीच जो है ये डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस जो होता है ये हमेशा होता है डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. अगर हम यहां पे बात करें थोड़े समझाने के लिए, मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल देता हूं. सारा सेड, उसके बाद कामा है. आप देखिए, इनवर्टेड कामास बिगिन माय फादर हैज अ रोरिंग बिजनेस इन दिल्ली. तो ये डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस है. Direct speech sentence is always divided into two parts. The first part that is before comma is known as reporting verb. This part is always known as reporting verb. And the second part which is within inverted commas is known as reported speech. याद रखिएगा. तो अब अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्ट स्पीच में डिवाइड होता है या डायरेक्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट विच इज बिफोर कामा दैट्स नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब, एंड द सेकंड पार्ट विच इज आफ्टर कामा और वी कैन से विच इज विद इन इन्वर्टेड कामास इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच. तो डायरेक्ट स्पीच दो हिस्सों में डिवाइड होता है, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको कंपेयर करते हैं. यहां पे क्या लिखा था? A said my father is a teacher. अब हमने जब इसको कन्वर्ट किया है इनडायरेक्ट में, ये क्या बन गया? A said. तो उसके बाद जो यहां पे कामास थे, ऑल दीज कामास दे गॉट चेंज्ड इनटू दैट. हो गई पहली चेंज. तो पहली चेंज क्या है? कामास आर रिप्लेस्ड बाय दैट. दिस इज द फर्स्ट चेंज दैट ऑकर्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ उसके बाद क्या हुआ? माई जो है, माई यहां पे था A said my father, यानी my जो है my got changed into his. A said that his, यानी आप देख सकते हैं my got changed into his. तो the second change is my got changed into his. Then वो second change. उसके बाद my father is a teacher. यहां पे लिखा था हमने my father is a teacher. तो यहां पे is कहां किस में तब्दील हो गया? was में. तो was में तब्दील हो गया. So these are the three changes that occurred while converting direct speech into indirect speech. तो देखिए, अब यहां पे कौन कौन सी तब्दीली आई है? That तो आया है, his आया है और was आया है. These are the three changes. लेकिन मुझे आप बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या that हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट, जो डायरेक्ट स्टेटमेंट था A का, क्या उसमें that आपको नजर आता है? A said my father is a teacher. Do you find that word in the sentence? No. Do you find his word in the statement? No. Do you find was as an auxiliary verb or as a verb
in the direct speech sentence of speaker? No, you don't find all these three words. Rather, you find all these three words in indirect speech. असल में हमने फिर क्या किया है, जब हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है और मैंने स्पीकर के स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट के तौर पर आप तक पहुंचाया है, तो दीज थ्री चेंज ऑकर्ड, मैंने इन तीन चेंज को लाया है। तो इसी तरह इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच अब क्या है कि स्टेटमेंट जो है, एक्चुअल स्टेटमेंट जो स्पीकर का है, तो वो मैंने सुना है और अब मैं ऐसे उसके सेंस को या ऐसे उसके स्टेटमेंट को तीसरे शख्स तक पहुंचाता हूं जैसा कि वो एक्चुअल स्टेटमेंट स्पीकर का नहीं था। यानी मैं अल्फाजों में तब्दीली लाता हूं। सेंस तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा स्पीकर का होता है, टेंस तो वही होता है जो स्पीकर का होता है, लेकिन अल्फाज जो है वो तब्दील होते हैं, वर्ड्स गेट चेंज्ड। तो यहां पे बिल्कुल वैसा ही। अब मैं आपको कहता हूं, जब मैं इनडायरेक्ट नरेशन इस्तेमाल करता हूं तो मैं आपसे कहता हूं A said that his father was a teacher. Initially, what was the real statement of the speaker? The real statement of the speaker A was, my father is a teacher. But when we changed it into indirect speech, it became A said that his father was a teacher. तो अब अगर मैं आपसे कहता हूं A said my father is a teacher, तो मैंने डायरेक्ट नरेशन इस्तेमाल की है या डायरेक्ट स्पीच इस्तेमाल किया है। बट व्हेन आई से A said that his father was a teacher, तो मैंने इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट किया है। तो उम्मीद है कि आपने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के दरमियान जो डिफरेंस है वो समझी होगी। और यहाँ पे और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे सामने आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये देखिए आप कि जो इनडायरेक्ट होता है और डायरेक्ट जो होता है, देखिए यहाँ पे हम पहले डायरेक्ट सेंटेंस की बात करते हैं। सारा सेड, काम, उसके बाद कामा है। माई फादर हैज़ अ रोरिंग बिजनेस इन दिल्ली, उसके बाद फिर कामाज है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज फ्लडेड बाय कामाज। डायरेक्ट स्पीच में होता है कामा, इन्वर्टेड कामाज बिगिन, फिर इन्वर्टेड कामाज क्लोज, यानी इसमें ये भी एक निशानी होती है किसकी, डायरेक्ट स्पीच की। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो ये कामाज उसमें रिमूव हो जाते हैं और इनके बजाय मुख्तलिफ वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसा हमने अभी दैट इस्तेमाल किया है। तो ये भी एक निशानी है किसकी, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की। तो इसी तरह डायरेक्ट स्पीच को पहचानने की क्या निशानियां हैं, तो यहाँ पे अभी मैंने बताया है कि देयर आर सम साइंस बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, as I have already told you that direct speech is always divided into two parts. The first part is known as reporting verb, RP मैं यहाँ पे लिखता हूँ reporting verb, sorry RV मैं यहाँ पे लिखता हूँ reporting verb, and the second part which is within inverted comma is known as reported speech, RS, reported speech. लेकिन ये जो indirect sentence जो होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसमें ये डिवीजन वगैरह नहीं होता है। यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं, फिर हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सारा सेड दैट हर फादर हैड अ रोअरिंग बिजनेस इन दिल्ली। ये सेंटेंस कैसे तब्दील हो गया है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो फिलहाल आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में समझ जाए कि डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं। तो डू यू फाइंड कॉमास इन दिस इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस? नो, यू डोंट फाइंड कॉमास देयर, ओनली कॉमास आर सीन इन डायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस। तो यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं कि सारा सेड माई फादर हैज़ अ रोरिंग बिजनेस इन दिल्ली। इन दिस सेंटेंस द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर गिवन विद इन इनवर्टेड कॉमास विदाउट एनी चेंज। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी स्पीकर का स्टेटमेंट होता है डायरेक्ट स्पीच में वो कामाज में होते हैं। तो अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो इनडायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर नहीं होते हैं और ना ही वो कामाज के अंदर होते हैं, क्योंकि कामाज अगर हम यहाँ पे देखें इन दो सेंटेंसेस में तो कामाज आर रिप्लेस्ड बाय दैट। अब देख सकते हैं सारा सेड, यहाँ तक तो रिपोर्टिंग वर्ब तो बिल्कुल सेम है। कामाज हेयर कामाज आर रिप्लेस्ड बाय दैट। माई हैज़ बीन चेंज इनटू हर, फादर हैज़ हैड बीन चेंज इनटू हैड। So these are some changes that has occurred while converting this speech into that, while converting direct speech into indirect speech. अब देखिए
रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। हालांकि इसके बारे में मैंने बात की है अभी। नाउ व्हाट्स रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट्स रिपोर्टेड स्पीच, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं चाहता हूं कि डिटेल में बात हो जाए ताकि कोई भी क्वेश्चन जो आगे हो वो हमसे छूट न जाए। तो बिल्कुल आप इत्मीनान से मेरे साथ बने रहिएगा। द वर्ब विच इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। जो वर्ब जो यहाँ पे होती है जो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करे, जैसे कि अभी हमने देखा है सारा सेड, दैट्स रिपोर्टिंग वर्ब। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूं, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखिए आप इधर, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। सारा सेड, सारा सेड। ऊपर हम अगर थोड़ा इसको ले, ये देखिए आप यहां पे सारा सेड, सारा सेड माई फादर हैज अ रोरिंग बिजनेस। तो ये जो सारा सेड यहां पे लिखा हुआ होता है, ये जो सारा सेड इधर है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। यही रिपोर्टिंग वर्ब इस रिपोर्टेड स्पीच को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। या हम अगर आगे यहां पे आप बिल्कुल देख सकते हैं, आगे हम थोड़ा बने रहिएगा मेरे साथ। तो रिपोर्टिंग वर्ब वो वर्ब होता है या वो पार्ट होता है जो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करता है। ये हो गई एक बात। अब रिपोर्टेड स्पीच को कैसे पहचाने, रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे हम पहचाने? रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानने के कुछ तरीके हैं। देखिए मैं आपको यहां पे बता देता हूं, व्हाट आर द साइंस बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई रिपोर्टिंग वर्ब। पहली बात तो यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आता है, लेकिन कभी कभार ये लास्ट में भी आ सकता है। ऐसे माई फादर हैज अ रोरिंग बिजनेस इन दिल्ली सेड सारा। तो बिल्कुल, यानी जब आप ये देखें कि कौन सा वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करता है, तो वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो चलिए, सारा सेड जो है ये है रिपोर्टिंग वर्ब। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब के मुख्तलिफ साइंस है। ये प्रेजेंट टेंस में भी आ सकता है, ये पास्ट टेंस में भी आ सकता है, ये फ्यूचर टेंस में भी आ सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ यह ध्यान दीजिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और इसके पहचाने की क्या निशानियां हैं। तो अगर हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, तो रिपोर्टेड स्पीच जो है, देखिए रिपोर्टेड स्पीच जो है, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर गिवन इन इनवर्टेड कॉमास आर कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच। जो हमें इनवर्टेड कॉमास में स्टेटमेंट होता है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बोला था आपको, ए सेड कामा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, माय फादर इज ए टीचर, जो मैंने अभी ऊपर आपको बोला है। ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के देखिए तरीके कितने हैं पहचानने की। एक तो रिपोर्ट स्पीच का ये तरीका है कि ये हमेशा होता है इनवर्टेड कॉमास में, फर्स्ट साइन। दूसरा साइन ये होता है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान में, अगर इन दो के दरमियान हम बात करें, ये वो सेंटेंस होता है जिसमें स्टेटमेंट होता है, यानी जिसमें टेंस पाया जाता है। अगर आपको टेंस देखना हो कि कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है, तो फिर आपको देखना होगा रिपोर्टेड स्पीच को, न कि रिपोर्टिंग वर्ब को। दूसरी साइन। तीसरी साइन क्या है? तीसरी साइन ये होता है कि रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज बिगिन्स विद ए कैपिटल अल्फाबेट। यहां पे आप देखिए एम जो है ना, यहां पे ये हमेशा कैपिटल होगा। कोई भी सेंटेंस से या कोई भी वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो जाए ना, तो यू विल ऑलवेज फाइंड दैट द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज कैपिटल। याद रखिएगा, जब हम फिर इसको कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, तो ये फिर कैपिटल नहीं रहता। सो इन द अबव सेंटेंस, सेड इज द रिपोर्टिंग वर्ब एंड माय फादर हैज अ रोरिंग बिजनेस इन दिल्ली इज द रिपोर्टेड स्पीच। जो हमने ऊपर सेंटेंस बोला था कि माय फादर हैज अ रोरिंग बिजनेस इन दिल्ली, ये है रिपोर्टेड स्पीच। याद रखिएगा। उम्मीद है कि यहां तक आपने बिल्कुल अच्छी तरह से समझा होगा। देखिए, here are some distinctive points regarding the direct speech and indirect speech। तो इनके बारे में बात करेंगे।
देखिए मैंने इनके बारे में आपको बताया भी है ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ जाए। फिर हम बताते हैं द रिपोर्टेड स्पीच इज पुट विद इन इन्वर्टेड कामाज। हमेशा रिपोर्टेड स्पीच ऐसे कामाज में होता है और ये स्टेटमेंट होता है। द रिपोर्टिंग वर्ब इज सेपरेटेड फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच बाय अ कामा। याद रखिएगा, अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें या रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो ये दोनों आपस में जुदा होते हैं, सेपरेट होते हैं किससे? कामा से। जैसे कि हमने ऊपर देखा ए सेड कामा, उसके बाद कामा था, फिर इन्वर्टेड कामास बिगिन थे माय फादर इज ए टीचर। सो देयर इज ऑलवेज डिवीजन, देयर इज ऑलवेज सेपरेशन बाय कामा बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद द फर्स्ट वर्ड इन अल्फाबेट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिन्स विद ए कैपिटल लेटर। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल अल्फाबेट से हमेशा शुरू होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद इन द इनडायरेक्ट स्पीच वी मे यूज एनी टेंस रिक्वायर्ड बाय द सेंस एंड एनी काइंड ऑफ सेंटेंस। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है यानी जो हिस्सा कामा में होता है, यहाँ पे हमें अपनी मर्जी है, कोई भी सेंटेंस हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी टेंस हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो देयर आर सर्टेन रूल्स, स्पेसिफाइड रूल्स दैट वी नीड टू फॉलो। बट अगर हम बात करें रिपोर्टेड स्पीच की, वी आर फ्री हियर, वी कैन यूज एनी टेंस एंड वी कैन यूज एनी स्टेटमेंट हेयर। यानी यहाँ पे कोई रूल्स का कैद नहीं है। हियर वी आर फ्लेक्सिबल, वी कैन यूज एनी टेंस और वी कैन यूज एनी सेंटेंस in reported speech. But as far as reporting verb is concerned, we are very bound here because we need to follow some specific instructions here. उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अगर हम अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामास आर नॉट यूज्ड। इनडायरेक्ट स्पीच में जो कामास होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं, याद रखिएगा। जो डायरेक्ट स्पीच के कामाज हुए थे तो वो हमने चेंज किए हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में कामाज इस्तेमाल नहीं होते हैं, याद रखिए। द कामाज सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द रिपोर्ट स्पीच इज रिमूव्ड। जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, ए सेड कामा माय फादर इज ए टीचर कामा क्लोज। हमने ऊपर इनके बारे में बात की थी, अगर आपको याद हो ऊपर हमने इनके बारे में बात की थी, बिल्कुल मेरे साथ आप बने रहिए। तो जो कामा ऊपर हमने स्टेटमेंट लिखा था, ए सेड माय फादर इज ए टीचर, ए सेड कामा माय इन्वर्टेड कामास बिगिन माय फादर इज ए टीचर, फिर कामा क्लोज किए थे। तो लेकिन जहां तक इनडायरेक्ट स्पीच की बात है, दीज कामास आर नॉट यूज्ड, रादर दे आर रिमूव्ड, याद रखिएगा। उसके बाद द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम कंजक्शन दैट इफ व्हाट वाई एटस्ट्रा। यानी अगर हम कामास की बात करें, ऊपर हमने लिखा था ए सेड कामा, तो कामा क्लोज, फिर लास्ट में लिखे थे कामा क्लोज। तो ये कामाज हमने किस में चेंज किए थे? दैट में चेंज किए थे। अगर आपको याद हो, ए सेड कामा इनवर्टेड कामाज बिगिन माय फादर इज ए टीचर, फिर हमने इसको तब्दील किया था ए सेड दैट, तो कामाज वर रिप्लेस्ड बाय दैट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये दैट में चेंज हो, कभी कभार ये इफ़ में भी तब्दील होते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या बाकी जो इंट्रोगेटिव हों या अगर इम्परेटिव हों तो टू में भी इस्तेमाल होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा। द टेंस ऑफ द रिपोर्ट स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द वर्ब। अगर हम बात करें कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है, हालांकि टेंस चेंज नहीं होता है बल्कि टेंस का सेंस चेंज होता है। वो किससे चेंज होता है, कौन सा टेंस यहाँ पे इस्तेमाल करना है, वो तो डिपेंड करता है किस पर? रिपोर्टिंग वर्ब पर। मान लीजिए मैं आपको एक बात कहता हूँ, अभी यहाँ पे हमने वो स्टेटमेंट लिखा था ए सेड माय फादर इज ए टीचर, लेकिन अगर ये ऐसा होता है ए सेज माय फादर इज ए टीचर, तो ये माय फादर इज ए टीचर अकॉर्डिंगली फिर तब्दील होता। अगर ऐसा होता है ए विल से माय फादर इज ए टीचर, तो फिर ये अकॉर्डिंगली तब्दील होता है। लिहाजा ये रिपोर्टेड स्पीच की चेंजिंग जो है ना, वो कैसे चेंज किया जाए ये डिपेंड करता है किस पर? रिपोर्टिंग वर्ब पर। वो हम आगे पढ़ेंगे अभी, हाँ, क्योंकि बहुत सारे रूल सीखने हैं। तो द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज, याद रखिएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें, मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में आया है ए सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अभी रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसका टेंस जो है वो पास्ट है,
तो हम इसको खुद तब्दील नहीं कर सकते। हम ये नहीं लिख सकते ए सेज या ए विल से, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आया है बिल्कुल वैसा ही हमें रखना है और वैसे ही हमें सेंटेंस को चेंज करना है। तो मुझे लगता है कि आज हमने बिल्कुल बेसिक्स के बारे में बात की है और कुछ रूल्स के बारे में हमने बात की है, ताकि आगे जाके जब हम इसको प्रैक्टिकली करें, एक्सरसाइज को करें, तो हमें फिर इसको समझने में आसानी हो जाए। तो मैं मुख्तसरन आपको रिपीट करता हूँ जो मैंने कुछ कहा है, एक शॉर्ट टाइम में मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि मैंने कहा है कि देयर आर टू वेज ऑफ रिपोर्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर हमने कोई स्टेटमेंट सुना है किसी से, फिर वैसा ही स्टेटमेंट हम तीसरे तक पहुंचाए, कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंज नहीं, तो उसको कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर हमने उसके टेंस को बरकरार रखा है, कोई तब्दीली नहीं की है, लेकिन अल्फाजों में तब्दीली करी है, अल्फाज मुख्तलिफ लगाए हैं ताकि तीसरे तक पहुंचाया जाए, तो ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच जो है ये हमेशा डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकंड पार्ट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है वो या प्रेजेंट हो सकता है या पास्ट या फ्यूचर, इसके बगैर कोई भी टेंस नहीं हो सकता है। लेकिन जहाँ तक रिपोर्टेड स्पीच की बात की जाए तो कोई भी टेंस, कोई भी सेंस, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। अब रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस इस्तेमाल हुआ है वो कैसे चेंज हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिपोर्टिंग वर्ब, याद रखिएगा। और रिपोर्टेड स्पीच के पहचाने की क्या क्या निशानियां हैं। पहली बात तो ये है रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच को कैसे पहचाना जाए। पहली बात तो ये है कि इट्स ऑलवेज विद इन इन्वर्टेड कामास, ये पहली निशानी है। और दूसरी निशानी ये है कि इसी में टेंस इस्तेमाल होता है, इसी में सेंस इस्तेमाल होता है, इसी में स्टेटमेंट इस्तेमाल होता है। और तीसरी निशानी ये है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो हमेशा कैपिटल जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी कामास वगैरह इस्तेमाल नहीं होते। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने बिल्कुल सही समझा होगा। तो कोई भी क्वेश्चन या कोई परेशानी आपको हो, कोई पॉइंट जो आपने नहीं समझा हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा, ताकि फिर मैं आने वाली वीडियो में मैं आपका उसको जवाब दे सकूँ। तो अभी मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।